बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं हाई टीवी। प्रोग्राम मुलाहज़ा रिपोर्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अदील मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है ईरान का इसराइल पर हमला। खबर ये है कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 200 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और अपने अहदाफ को कामयाब निशाना बनाया है। आइए इस बारे में अदील मिर्ज़ा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस हमले के महरकात क्या हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस बारे में बताएं ज़रा। अच्छा, ये जो ईरान और इसराइल की मुखासमत है, ये कोई नई नहीं है। ये एक तवील कहानी है। इसके पीछे कई मामलात हैं, कई मुहर्रकात हैं। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं ना, कि जो हमास ने पहले हमला किया इसराइल पे, फिर इसराइल ने वहशियाना बमबारी की फ़लस्तीनियों पे, और 30,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो ये एक ताज़ा तरीन वाक़या हो गया, जिसकी तकरीबन तमाम दुनिया ने मज़म्मत की है। तमाम अमेरिका समेत तमाम ममालिक चाह रहे थे ये जंग हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, मज़ीद खून रेजी ना हो। लेकिन इसी दौरान इसी महीने के पहले हफ्ते में इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर एक हमला कर दिया, जिसमें पासदारान इनकलाब शहीद हुए, और इसका सख्त रंज था ईरान को। और ईरान ने चूँकि बदला लेना था इसका, वो उन्होंने बदला लिया। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि ईरान ने हमला कर दिया, फिर इसराइल पे मिसाइल दागे, ड्रोन अटैक्स किए। ये मीडिया बताता है कि काफ़ी सारे ड्रोन अटैक्स रोक भी लिए इसराइल ने ना। उसका एक दफाई निज़ाम है, एरोनामी दफाई निज़ाम है, जिसके ज़रिए और अपने जो खत्ते में मौजूद इत्तेहादी हैं उनके तावन से उन्होंने कई मिसाइल और ये जो ड्रोन अटैक्स थे उनको नकारा भी बनाया। लेकिन इसके बावजूद 50% तक कहा जाता है, ये गैर जानबदार जो मीडिया है वो बता रहा है कि तकरीबन 50% तक अटैक्स जो थे ईरान के वो हदफ तक पहुँचे हैं। और इसके पीछे जो कहानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुखासमत तो पुरानी थी, लेकिन ये जो दमिश्क में हमला किया है ना इसराइल ने, उसका बदला लिया ईरान ने। अच्छा सर, अब आप क्या समझते हैं कि ये जंग मजीद फैलेगी या फिर ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, ये जंग जो है ना इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन, जंग तो मैं नहीं इसको कहता, इसको ये तो कत्लेआम था ना जी। ये फिजाई बमबारी हो रही थी, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि इतने लोग शहीद हो गए फ़लस्तीनी। ये तो कत्लेआम हो रहा था, जंग तो नहीं थी। वो मज़ामत कुछ अमास जो तंजीम है वो कुछ मज़ामत ज़रूर कर पा रही थी, लेकिन सरासर वो नित्य फ़लस्तीनी इसमें शहीद हुए। और उम्मत मुसलमान ने और दूसरे ममालिक ने कोशिश की कि ये जंग बंदी हो, लेकिन इसराइल वो उसने चूँकि उस पर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जब तक हम अपने पूरे मकासद हासिल नहीं कर लेते तब तक ये जंग जारी रहेगी। बीच में अब ये जो नई चीज़ डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि ईरान ने जो अटैक किया ना अब, हालांकि उसने वो एक किस्म का वार्न किया है, ईरान ने एक वार्न किया है इसराइल को कि जो तुमने दमिश्क में जो हमले हमारे पासदारान किए ना, हमारी तुम रेंज में हो। ये जो मिसाइल वहाँ तक उसने पहुँचाए ना, अपने ये बताया कि अपने 4 मिसाइल फेंके हैं, ये इनकी मिसाइलों की तुम पे बारिश भी हो सकती है। ईरान ने एक वार्न किया और साथ में एक पैगाम भी जारी किया है कि ये मज़ीद हम हमले नहीं करेंगे। उसका मकसद ये था कि उनका जंग करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ वार्न किया इसराइल को कि तुम बाज रहो। अब ये डिपेंड करता है इसराइल पे कि इसराइल इसका रद्द-ए-अमल का क्या मतलब लेता है। तो उधर क्योंकि वो अमेरिका की तरफ इसराइल देखता है, जब कोई मामला होता है अमेरिका की तरफ देखता है। जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने अपने आप को कहा कि अमेरिका इस सिलसिले में बिल्कुल गैर जानबदार रहेगा। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ती है तो इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं होगा। जबकि बरतानिया समेत यूरोप और दीगर कई ममालिक ने, जिसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल है, उन्होंने इस
جو ایران نے جو حملہ کیا ہے اس کو غیر ضروری قرار دیا ہے اور یورپی ممالک نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اچھا سر، اب امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے پڑوسی ممالک کو 72 گھنٹے پہلے مطلع کر دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ پڑوسی ممالک سے مراد یہ سارے اسلامی ملک ہی ہیں، سارے اسلامی، یہ پورے عرب کنٹری کے جو دیگر ملک ہیں نا ان کے درمیان یہ اسرائیل واقع ہے۔ پڑوسی ممالک سے مراد یہ ہے کہ مصر ہے، یمن ہے، اردن ہے۔ ان کا وار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میزائل چونکہ ان کی حدود سے گزر کے جانے ہیں نا اسرائیل میں، تو انہوں نے درمیان میں اگر کوئی اس کے روکنے کی کوشش کی یا کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کی تو پھر یہ خلاف ورزی سمجھا جائے گا جو اس کے نا انہوں نے مسئلے کیا ہے۔ تو اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی یہ ممکنہ جنگ کی وجہ سے نا، اردن نے بھی، شام نے بھی، مصر دوبارہ وہاں پہ کھول دیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ جو ہماری امت مسلمہ ہے نا اس سے پہلے بھی کوئی طرح خاص کردار نہیں تھا۔ یہ OIC ایک تنظیم جو ہے مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، لیکن کوئی غیر فعال ایک تنظیم ہے جیسے ہوتی ہے، جیسے آپ تنظیم جانے جیسے ان کو اجلاس کیا آمدن سسٹم برخاست والے اس کے اجلاس ہوتے ہیں، اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑتا۔ اس میں بھی اجلاس ہوئی معاملات کا کوئی معاملہ حل نہیں کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرح OIC کی ایک غیر فعال تنظیم ہو کر رہ سکتی ہے۔ جہاں معاملہ اسلامی مدد کا اگر یہ آپ اپنے اتحاد کر لیں، جیسا کہ آج ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب نے وہ بیان بھی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ اگر شیعہ سنی مسلم آپس میں اتحاد کر لیں تو اسرائیل کا کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، یہ تھے عدیل مرزا، یہ ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں خلیجی صورتحال پر جمی ہوئی ہیں اور حالات بگڑنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل ایران کو کیا جواب دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔